Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well. Enhancing decision making chapter 12 इसको आज हम कवर करेंगे. Decision making and information system. Business value of improved decision making. Basically organizations में decision making का क्या रोल होता है. Definitely हर लेवल पर हमने तीनों लेवल्स पढ़े हैं. ऑपरेशनल लेवल जो है मिडिल मैनेजमेंट होती है और टॉप मैनेजमेंट होती है. हर लेवल के ऊपर टू सम एक्सटेंट डिसीजंस जो हैं वो चलते हैं. 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं. अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस जो हैं वो होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है. इसमें हमारे पास कोई अ, हमारे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब एग्जांपल नहीं होता कि पहले इस तरह हुआ था तो हमने इस दफा भी इसी तरह होगा, बल्कि ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में आप जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग करते हैं उसे अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं. जब आप स्पेक्यूलेट करते हैं, जब आप प्रिडिक्ट करते हैं और जब आप स्ट्रेटजीज अपनी जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि नो प्रीवियस बैकग्राउंड या डेटा जिसकी बेस के ऊपर आप कहें कि ये रूटीन का एक डिसीजन है. नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है. स्ट्रक्चर्ड वो होती है जो रिपेटिटिव रूटीन होती है, जो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर होती है. अनस्ट्रक्चर्ड कौन सी थी? जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है, जहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा होती है, नॉन रूटीन होती है. और स्ट्रक्चर्ड वो होती है जो कि रूटीन डिसीजन मेकिंग होती है. एसओपीज को फॉलो करना होता है, उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है वो हो रही होती है. सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जिसमें आपका कुछ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और कुछ पार्ट जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है. किस तरह? आप प्रीवियस जो रूटीन स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स होती हैं, ऑपरेशनल लेवल जो रिपोर्ट्स जनरेट कर रहा होता है, से फॉर एग्जांपल सेल्स की है या उसकी बेस के ऊपर जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, उसकी बेस पे अगर आपने कोई नॉन रूटीन डिसीजन जो है वो लेना है, तो आप देखिए इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड दोनों किस्म की डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्वॉल्व हो गई है. तो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था सुजुकी मोटर्स का, जिसमें ये बताया गया था कि जो ऑपरेशनल लेवल है, जो कि उनके शोरूम्स के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, वो अप टू 20,000 की डिसीजन मेकिंग वो कर 20,000 रुपीज़ की डिसीजन मेकिंग होती है. छोटा-मोटा कोई रिपेयर का काम होता है या किसी किस्म की कोई अ, मतलब जहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही होती है, जहाँ पर अप टू 20,000 का अगर कोई बिल बनता है, तो जो ऑपरेशनल लेवल होता है उसके पास ये अ डिस्क्रेशन होता है कि वो अप टू 20,000 रुपीज़ जो हैं वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं. इसके ऊपर जब जाते हैं तो फिर मिडल मैनेजमेंट आ जाती है, जहाँ पर अप टू 2 टू 6 लैक्स का ग़ालिबन जो है उसमें आता है, बजट आता है कि वहाँ इतना डिसीजन मेकिंग जो है 2 टू 6 लैक्स तक का डिसीजन मेकिंग जो है कर सकती है वो मैनेजमेंट. फिर उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग आ जाती है, जो कि टॉप मैनेजमेंट जो कि अनयूजुअल किस्म के डिसीजंस लेनी है. तो ये जो फिर एक्सीड कर जाएगा, 6 लाख से एक्सीड कर जाएगा, वो वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन में टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल फिर उस चीज़ की लेनी होती है. सीनियर मैनेजर्स जो हमने पीछे बात की है, डेफिनिटली अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस ले रहे हैं. मिडल मैनेजमेंट जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड भी ले सकते हैं. अगर डीएसएस जो है मिडल मैनेजमेंट में आ रहा है तो डेफिनिटली अनस्ट्रक्चर्ड भी डिसीजन. अगर एमआईएस है तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो लेगा. फिर ऑपरेशनल लेवल पे हमारे स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो आ जाती है. ये यहाँ पे डायग्राम है जिसमें वंस अगेन वही चीज़ आपको बताई गई है कि अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो कहाँ-कहाँ पर हो रही है. अच्छा जी, 4 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है? इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन. इंटेलिजेंस में क्या आ जाती है? डिस्कवरिंग, आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले आपने जो है आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, और कि जो प्रॉब्लम है, उसको आप आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं कि वाक़ई ये चीज़ एक प्रॉब्लम है. अगर एक एरिया है जहाँ पर सेल्स जो हैं वो 3 रीजन्स हैं. रीजन ए, रीजन बी जो है दे आर डूइंग वेल, लेकिन रीजन सी जो है वहाँ पर सेल्स आपके प्रोडक्ट की नहीं हो रही है, तो ये दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो यू हैव आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम.
उसके बाद फिर आपने डिज़ाइन पे आप आ जाते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पर बताया हुआ है। डिज़ाइन पर आप आ जाते हैं, डिज़ाइन में बेसिकली क्या है कि आप उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं, उनको डिस्कवर करते हैं और उनके मुतालिक बात करते हैं कि रीजन सी जो है, जहाँ पर हमारा सेल्स जो है वो कम हो रही है हमारे प्रोडक्ट की, वहाँ पर क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी बेस पे कम हो सकती है। मेबी मार्केटिंग कैंपेन जो है वो हमारी ठीक नहीं थी। मेबी डेमोग्राफिक्स हम लोगों ने सही तरीके से जो है वो नहीं उनको स्टडी किया, लोगों की डिमांड ही वहाँ पर जो है कम थी और हमने गलत प्रोडक्ट जो है वहाँ पहुँचा दिए। मेबी देयर शुड बी अ वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि वहाँ जाना चाहिए। तीसरी ये चीज़ हो सकती है कि मेबी वो रीजन जो है वहाँ पर वो थोड़ा फार ऑफ है और वहाँ पर सप्लाई जो है वो इतनी टाइमली नहीं जा रही और कोई और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर पॉपुलर हो गया। अब ये डिफरेंट प्रॉब्लम के जो हैं रीज़न्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर सॉरी रीज़न्स हो सकते हैं। इसकी बेस पे अब आप अपने सॉल्यूशन बनाएँगे। अगर मार्केटिंग कैम्पेन वीक थी तो आप कह सकते हैं कि मे बी वी कैन इम्प्रूव द मार्केटिंग कैम्पेन। अगर आपने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को किया था कि वो फार ऑफ है, हमारी जो है रीच नहीं है वहाँ पर, हमारी जो सप्लाई है वो स्लो है, तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं कि जी हम अपनी सप्लाई को जो है इंक्रीज़ करते हैं। अगर आपने डेमोग्राफिक्स को या लोगों की डिमांड को ही स्टडी नहीं किया है और आपने अपना प्रोडक्ट बस वहाँ पर जो है मतलब सेल के लिए रख दिया है, तो फिर आपको इसको रिकंसिडर करना चाहिए कि मे बी एक अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सॉरी मे बी एक डिफरेंट वेरिएशन जो है वहाँ पर आनी चाहिए है। तो ये डिफरेंट जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। अब जो आपके प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन होगा, आपने फाइंड आउट किया कि जी सप्लाई जो है हमारी कम थी, फार ऑफ एरिया है, बार-बार जो है डेली या 2 आफ्टर एवरी 2 डेज़ जो है वो हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई जानी चाहिए अगर एफएमसीजीज़ में से है कोई। लेकिन हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं जा रहा, तो आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड एट एवरी स्टेप यहाँ पर आप देखें, ये एरोज़ जो हैं ये फीडबैक की हैं, कि जब आप डिज़ाइन भी करते हैं, उस वक़्त भी आप फीडबैक जो है वो इंटेलिजेंस के साथ उसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जो आपका प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफ़ाई किया था, अपने सॉल्यूशन को इस स्टेप पर आप जो है अ, उसके साथ प्रॉब्लम के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। चॉइस में आपने जो चॉइस ऑफ अ लिया था सॉल्यूशन जो है वो लिया था, उसको आप अपनी प्रीवियस चॉइसेस के साथ प्रीवियस जो डिफरेंट आपने और जो प्रेज़ेंट किए थे सॉल्यूशंस जो आपने प्रेज़ेंट किए थे, उनके साथ आपने उनको कॉरेस्पॉन्ड करना और इम्प्लीमेंट करके फिर आपने फीडबैक इसकी देनी आपको इसकी फीडबैक चाहिए होगी जो कि आपने ऊपर टॉप लेवल तक पहुँचानी है और देखना है कि क्या इम्प्लीमेंट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता भी है कि नहीं? अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपने सही प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई किया था और सही उसका सॉल्यूशन आपने निकाला था और अगर वो इम्प्लीमेंट करने से आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने या तो प्रॉब्लम गलत आइडेंटिफ़ाई किया था, अगर प्रॉब्लम सही आइडेंटिफ़ाई किया था, तो जो उसके सॉल्यूशंस आपने जो हैं सॉल्यूशंस जो आपने जो आपने सॉल्यूशन चूज़ किया है, वो बेसिकली आपने इनकरेक्ट सॉल्यूशन चूज़ कर दिया है। चॉइस ऑफ सॉल्यूशन जो है वो गलत थी आपकी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन असिस्ट इन सम ऑफ द रोल्स प्लेड बाय मैनेजर। अब हमने बात ये की थी कि ये सारे डिसीजन मेकिंग जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे तो ह्यूमन लेवल के ऊपर हो रहे हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इसको किस तरीके से जो है असिस्ट कर सकती है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली कंप्यूटराइज्ड इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को हम अपने रूटीन के जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करने से हमें क्या होता है कि जो रूटीन किस्म के डिसीजन मेकिंग्स होते हैं उसमें तो हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं आप अपने प्रॉब्लम्स को या आप जो रूटीन किस्म के जो इश्यूज होते हैं या रूटीन किस्म की जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उनको आप कंप्यूटराइज्ड कर सकते हैं लेकिन जो नॉन रूटीन होते हैं उनमें आपको फिर प्रॉब्लम होता है कि कंप्यूटर उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। 2 किस्म के जो है वो मॉडल्स आते हैं। एक क्लासिकल मॉडल है मैनेजमेंट का जिसके अंदर सिंपल है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसाइडिंग एंड
कंट्रोलिंग। आप पहले आपने शायद पहले भी मैनेजमेंट में ही पहना पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो कोऑर्डिनेटिंग एंड डिसाइडिंग है, ये बेसिकली लीडिंग का पार्ट आ जाता है, एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बेसिक जो क्लासिकल मॉडल ऑफ मैनेजमेंट है, उसको अगर हम डिफाइन करें तो वो इस तरह से आता है। उसके ये 5 फंक्शंस हैं जो यहाँ बताए हुए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसाइडिंग एंड कंट्रोलिंग। जो कंटेम्पररी बिहेवियरल मॉडल है, वो ये कहता है कि मशीन की तरह डिसीजंस जो हैं वो नहीं लिए जा सकते। हम प्लान करते हैं, हम उसको उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, डिसाइडिंग करते हैं और उसके बाद कंट्रोल करते हैं, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट को हमने बीच में से जो है वो निकाल दिया है। सब इंसान एक जैसी इंटेलिजेंस नहीं रखते, एक जैसा बिहेवियर नहीं उनका होता, एक जैसा इमोशनल कैपिटल नहीं उनका होता, एक जैसा आईक्यू नहीं हो सकता, एक जैसा ईक्यू नहीं हो सकता। तो हर कोई प्लानिंग भी डिफरेंट करेगा, उसके हिसाब से जो भी प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसाइडिंग एंड कंट्रोलिंग भी डिफरेंट तरीके से करेगा। और ये जो है एक्चुअल बिहेवियर ऑफ मैनेजर अपीयर्स टू बी लेस सिस्टमैटिक। कंप्यूटराइज्ड बिहेवियर नहीं हम ह्यूमन से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते कि एवरी टाइम एक ही तरह का आउटपुट जो है वो देगा। हर इंसान के जो है डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। उसका बाज़ औक़ात जो है वो तबीयत ख़राब होती है, बाज़ औक़ात हम प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, तो हम डिफरेंट तरीके से बिहेव भी करते हैं, हम डिफरेंट तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी समटाइम्स जो है, जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा, अगर कोई बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके, तो क्लास में लेक्चर आपको सही समझ में नहीं आता, या अगर टीचर जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है, किसी और मीटिंग में उसने क्लास के बाद जाना है, या अगर किसी मीटिंग से वो टीचर जो है आया है और वो मीटिंग में भी इतनी अच्छी नहीं रही, तो क्लास में टीचर का बिहेवियर बिल्कुल जो है वो फ़र्क हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कंटेम्परेरी बिहेवियरल मॉडल में आती हैं। बेस्ड ऑन दैट बिहेवियरल मॉडल मिन्सबर्ग ने 10 मैनेजरियल रोल्स जो हैं वो मैनेजर्स को असाइन किए। किस तरीके से? उसने कहा कि बेसिकली जो मैनेजेरियल रोल्स हैं, वो 3 डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक इंटरपर्सनल रोल होते हैं, एक इन्फॉर्मेशनल रोल होते हैं, एक डिसिजनल रोल्स होते हैं। हर इंसान इन सब रोल्स पे पूरा नहीं उतर सकता है, बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन देयर जैसे मैंने बताया आईक्यू, ईक्यू, इमोशनल कैपिटल और ये सब चीज़ों की बेस पर हर इंडिविजुअल 3 डिफरेंट किस्म के रोल्स जो है वो बेसिकली उसकी एक्सपर्टीज़ होते हैं। उनमें से कोई भी 1 या 2 उसकी एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इंटरपर्सनल रोल्स में बहुत अच्छे होते हैं। आप इसको समझने के लिए आप ये देखें कि आपकी क्लास में बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े जॉली होते हैं, बबली होते हैं, बड़े अ, पूरी क्लास को साथ लेकर चलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, टीचर की के साथ भी जो है बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग इन क्लास एज़ अ स्टूडेंट, मे बी दे आर नॉट एज़ गुड। क्या होता है, समटाइम्स स्टूडेंट जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू सबमिट द असाइनमेंट्स, दे आर नॉट एबल टू क्या कहना चाहिए, डेडलाइंस को मीट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि वो बेसिकली एक फ्रंट पे इंटरपर्सनल रोल्स के ऊपर वो बहुत अच्छा जो है बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन एक और रोल में वो इतने अच्छे, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स भी उनकी अच्छी हों और परफॉर्मेंस भी उनकी जो है एज अ स्टूडेंट या एज जो भी उनको रोल दिया गया है, मैनेजरियल रोल है या स्टूडेंट रोल दिया गया है, उसके अंदर वो परफॉर्म भी अच्छा करें। तो ये आपने देखो, बाज़ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, डेडलाइन्स भी मीट करते हैं, क्या कहना चाहिए, परफॉर्मेंस उनकी क्लास उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये कि जब बोलने की बारी होती है, उनसे बोला नहीं जाता, उनके साथ पार्टिसिपेशन उनकी क्लास में जो है बहुत कम होती है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा होते हैं बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते बहुत अच्छे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनको अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो बोलते इस तरह हैं कि वो ऑफेंड कर देते हैं दूसरों को। ये है कि दे लैक इंटरपर्सनल स्किल्स। कैसे लैक करते हैं? अब वो बोल रहे हैं, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल उनकी पर्सनैलिटी का आउटलुक इस किस्म का है जो कि ऑफेंसिव है। ठीक है?
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उनको क्या करना है। वो इतने ज़्यादा उनके थॉट्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में इकट्ठी एकदम से आ जाती हैं। मेबी उनके पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि उस इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करना और उसमें से अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो जब सबको हौच-पौच कर देते हैं, तो दे एंड अप in a very bad shape. उनके they start losing exams, losing marks in their exams. इसी तरह जो मैनेजर्स होते हैं उनके भी इश्यूज होते हैं। बाज होते हैं जो कि इंटरपर्सनल रोल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ओरेटर्स होते हैं, तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, बातें बड़ी अच्छी कर सकते हैं और लोगों को जो है लीड कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं। वो लोगों को फिगर हेड मैंने आपको बताया था, जो कि लोग खुद से जो एक फिगर हेड बना लेते हैं कि ये हमारा फिगर हेड है, ये हमें रिप्रेज़ेंट करेगा। लीडर वो होता है जो कि अपनी सारी टीम को कोऑर्डिनेट करके उसको रिप्रेज़ेंट करता है और उसको डायरेक्ट करता है कि आपने इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि मैनेजमेंट भी इस कोर्स का पार्ट है और आप लोगों को ये बात बतानी ज़रूरी है कि लीडर का काम ये नहीं होता कि अपनी धौंस जमाए। या कहे कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो सब गलत है। लीडर का काम ये होता है कि वो हर एक से ओपिनियंस ले, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे और फिर उसके बाद लोगों के आइडियाज़ को भी ले। स्टूडेंट्स में भी होता है, एज़ अ स्टूडेंट अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं कि आप लोग धौंसले मार रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं बस वही ठीक है, बाकी सारे गलत, तो चेक योरसेल्फ नाउ, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करेंगे, दिस एटीट्यूड कि बस मैं ठीक हूँ और बाकी सारी दुनिया गलत है, ये वाला एटीट्यूड जो है ये आपको डुबो देगा। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि उसमें इस किस्म की एरोगेंस है कि उसे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है या जो मैं कह रही हूँ बस वही ठीक है, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, निकम्मे हैं, सिर्फ़ मुझे ही सब कुछ आता है, तो आपकी अकल में नक़्स आ रहा है। आप उस नक़्स को फ़ौरी तौर पे रिमूव करें और अपने आप को अगर लीडरशिप रोल में लाना चाहते हैं, तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद एवरीवन। जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपका क्लासमेट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमेशा लीडर बनने की कोशिश करें। जो लोग अपने आप को ठीक कहते हैं और लीड करने की कोशिश करते हैं, दे आर डिक्टेटर्स। और ऑर्गेनाइज़ेशन हो या मुल्क हो, उसमें डिक्टेटरशिप कभी भी कामयाब नहीं होती, बिकॉज़ एक आदमी की मर्ज़ी से बाकी सारे चल रहे होते हैं और रिज़ेंटमेंट्स जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और जब रिज़ेंटमेंट पैदा होनी शुरू हो जाती है, तो फिर बगावत भी आ जाती है। और एक बंदा जब हमेशा अपने आप को ठीक समझना शुरू कर देता है, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को भी तस्लीम नहीं कर रहा होता और वो सबको अपनी मिस्टेक्स का निशाना बना रहा होता है। लोग जब बार-बार किसी की मिस्टेक से नुकसान उठाते हैं, तो दे अल्टीमेटली गेट वेरी एंग्री और फिर बगावत हो जाती है। लिएज़ॉन रोल जो है वो क्या होता है, उसके अंदर आप कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़ करते हैं। आप इंटरनली वहाँ पे भी हायर मैनेजमेंट को लोअर मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी बातें आपस में एक-दूसरे तक शेयर करते हैं, एक आपका कोऑर्डिनेटिंग रोल होता है। और आपका एक्सटर्नली अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो मे बी अगर यू वर्क इन अ बैंक, सॉरी इफ यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो आप बैंक्स और अपनी कंपनी के दरमियान लिएज़ॉन रोल जो है कर सकते हैं। अगर डिफरेंट आपके वेंडर्स हैं, तो आप डिफरेंट वेंडर्स और अपनी कंपनी के दरमियान लिएज़ॉन रोल जो है वो कर सकते हैं। 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और आप चाहते हैं कि वो लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो आप उनके बीच में जो है एक लिएज़ॉन रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। आप दोनों जो कि आपस में 2 पार्टीज़ आपस में बैठ के एक टेबल पर बात नहीं कर सक रही हैं और गुस्सा कर रही हैं एंड दे आर एंग्री विद वन अनदर, आप उनको बीच में मीडिएट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशनल रोल में क्या आ जाती है, नर्व सेंटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्सपर्सन। नर्व सेंटर क्या होता है, ऐसा शख्स जिसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आके रुकती है। मे बी जो डेटा सेंटर के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, डेटा मार्ट जो हैंडल कर रहा है, जो कि जिसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन है, ही इज़ द नर्व सेंटर। हो सकता है अगर आप डेटा सेंटर की हम बात ना करें, हम वैसे बात कर लें, कोई बंदा कोऑर्डिनेट कर रहा है बिटवीन डिफरेंट वेंडर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, तो तमाम वेंडर्स की इंफॉर्मेशन उसके पास है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो वो नर्व सेंटर बन जाता है।
बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। डिसेमिनेटर का क्या काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, स्प्रेड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्पोक्स पर्सन कौन होता है? जो कि अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के जो व्यूज़ हैं, जो उनके फाइनल डिसीजंस हैं या जो उनके थॉट्स हैं या जो उनकी जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग या जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको लोगों तक पहुँचाता है और उनके बिहाफ़ पर, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के बिहाफ़ पर तमाम बातचीत करता है। डिसिज़नल रोल्स पे आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वो बंदा होता है जो कि बिज़नेस हैंडल करता है, जिसके पास तमाम तर जो है वो स्ट्रैटेजीज़ जिसने बनानी होती है, जिसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिस्टर्बेंस हैंडलर कौन होता है? जब कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, उसको ऑर्गनाइज़ेशन में डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ आ जाते हैं, जैसे कि पहले भी बात हुई थी, कोविड का सिचुएशन आ गई, तो एक ये डिस्टर्बेंस है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है। ये रिसोर्स एलोकेटर जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज़, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, इनको कौन से डिपार्टमेंट पे एलोकेट करना है। क्लास में हमने बात की थी कि से फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस जो है वो इतना अच्छा नहीं चला, आपके रिटर्न्स जो हैं या रेवेन्यूज़ बहुत कम हैं, तो अब आपने जो रिसोर्सेज़ हैं आपके पास, जो रेवेन्यूज़ हैं, आपने डिसाइड करना है कि वो बहुत कम है। किस डिपार्टमेंट के ऊपर जो है रेवेन्यूज़ के ऊपर जो है एक्सपेंडिचर्स का बजट जो है वो हमने कट डाउन करना है और किस डिपार्टमेंट का बजट जो है हम कट डाउन नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपने करनी है। नेगोशिएटर वो होता है जो कि डेफिनिटली डील्स बिटवीन वेंडर्स या कोई भी 2 पार्टीज़ जिनकी आपस में डील चल रही है, उसके बीच में नेगोशिएट करता है। Three main reasons why investments in information technology do not always produce positive results. क्या 3 रीज़न है जिसकी वज़ह से इंफॉर्मेशन की हम टेक्नोलॉजी जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन? क्या काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना और जो डिसिजनल रोल्स हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश करना। इंफॉर्मेशन क्वालिटी, जो इंफॉर्मेशन आई थी वही गलत थी। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी गलत थी कि उसकी बेस पे जो भी डिसीजन लिया, ह्यूमन्स ने लिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम था कि वो तमाम तर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके डैशबोर्ड पे पहुँचा दे। डैशबोर्ड पे पहुँच गई जो था ईएसएस और डीएसएस वाले, उन्होंने एक डिसीजन दे दिया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाई गई, वो लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन थी, वो गलत इंफॉर्मेशन थी। जो नीचे से जो रिपोर्ट्स बननी शुरू हुई ऑपरेशनल लेवल पर, एमआईएस ने जो रिपोर्ट्स जनरेट की, वहाँ पे खराबी आ गई। वहाँ पर रिपोर्ट्स गलत जनरेट होगी, बैलेंस शीट गलत बन गई। होता है, बहुत टाइम पे होता है कि जी रिपोर्ट ही गलत जनरेट होती है, जिसकी बेस पे कोई ग्लिच आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में आ सकता है, या जो आपने अपडेट करना था नया डेटा, वो आपने डेटा नया अपडेट ही नहीं किया, सेल्स वालों ने अपना डेटा अपडेट ही नहीं किया। बाकी की बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग हो गई, पता चला जी सेल्स का तो डेटा बीच में आया ही नहीं, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी थी वो गलत होगी। मैनेजमेंट फिल्टर्स, बाज़ औक़ात मैनेजमेंट क्योंकि ह्यूमन्स होते हैं, दे डेवलप बायसेस अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ सर्टेन पीपल। एक पार्टीबाज़ी जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, यूनियंस होती हैं, इस तरीके से बायसेस क्रिएट हो जाते हैं या आपको वैसे ही कोई बंदा जो है पसंद नहीं है या उसके मुतालिक आपको कोई जो है वो पॉइज़न कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि जी ये बंदा जो है ये देखें जी सारा दिन बैठ के चाय पीता रहता है, ये कोई काम नहीं करता है, ये इस तरह है, ये उस तरह है, इसका कोई जो है ये यूज़लेस आदमी है। अब चाहे वो बंदा जो है वैसे चाय ज़्यादा पीने का शौकीन हो लेकिन काम बहुत अच्छा करता हो। मैनेजमेंट तक रिपोर्ट जो है वो क्या गई कि जी सारा दिन बैठा रहता है और चाय पीता रहता है। उसको ये नहीं पता कि वो पीछे काम भी कर रहा है, तो क्या हुआ बायस अगेंस्ट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, एक बंदा है जिससे जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अ बूट लेगिंग लेगिंग जो है वो करता है। बूट लेगिंग का क्या मतलब होता है? जो खुशामद बहुत ज़्यादा करता है। टके का काम नहीं करता लेकिन ये कि आगे-आगे बहुत ज़्यादा रहता है और जिन मैनेजर्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो रियल पर्सन और फेक पर्सन के दरमियान में किसी किस्म की कर सकें डिस्टिंग्विश कर सकें, फिर क्या होता है कि बायसेस इन फेवर ऑफ हो जाते हैं, वो खुशामदी को बादशाह जो होते थे दरबारों में जो खुशामदी होते थे उसकी वज़ह से बहुत नुकसान उठाते थे। अभी भी उठाते होंगे जहाँ-जहाँ बादशाह आते हैं, लेकिन हमारी अगर हिस्ट्री हम लोग देखें, तो जो जितने भी खुशामदी थे उन्होंने हमेशा नुकसान पहुँचाया है। इसी वज़ह से जब भी आपकी कोई खुशामद करे, जब भी आपको कोई हमेशा अच्छा-अच्छा कहे कि जी आप बहुत अच्छे हैं, आप फलाना-ढिमकाना, ऐसे बंदे से कहते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं और मैं आपसे कहूँगी कि ऐसे बंदे से दूर रहें क्योंकि वो हमेशा जो है आपको मिसलीड कर रहा होता है।
ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया एंड पॉलिटिक्स, आपका बिज़नेस सही चल रहा है, आप चाहते ही नहीं उसमें कोई चेंज लाना, आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग नहीं कर रहे, आप एनवायरनमेंट को देख नहीं रहे हैं और उसकी बेस पे आप कोई नया डिसीजन जो है वो नहीं करना चाहते। आप कहते हैं स्टेटस क्वो में चले जाते हैं कि जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने दो। दूसरी चीज़ पॉलिटिक्स, कोई शख्स अपने फ़ायदे के लिए ये ऑर्गेनाइज़ेशन जिस तरह चल रही है इसमें मेरा फ़ायदा है, मेरी तनख़्वाह ज़्यादा है, ने अगर ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी किस्म का चेंज आया, तो फ़लाँ बंदा जो है वो मेरे से सुपीरियर हो जाएगा, फिर मेरे इतना बेनिफिट नहीं होगा, मेरा इतना फ़ायदा नहीं होगा या मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं रहेगी। इस वज़ह से वो चेंज आने नहीं देते। तो इन बेसिस की वज़ह से डिसीजंस जो है समटाइम्स कॉन्टॉर्ट हो जाते हैं। ये देख लीजिएगा आप, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन क्वालिटी के डायमेंशंस हैं, ये इन्फॉर्मेशन क्वालिटी किस-किस तरीके से जो है सही या गलत हो सकती है, एक्यूरेट है या नहीं, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, वैलिडिटी, जो हमने बातें की थी वो सारी यहाँ पर मौजूद है, इनको आप देख लीजिएगा। हाई वेलोसिटी ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम्स, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि एल्गोरिदम्स होते हैं और वो एल्गोरिदम्स जो हैं बेसिकली जो हैं ट्रेंड को देखते हैं, इनपुट देखते हैं और उसकी बेस पर जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर फॉर सम रीज़न किसी एक तरफ को बायस आ जाता है या कोई डिलिबरेटली करता है किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश, या फॉर सम एनवायरमेंटल रीज़न किसी एक रॉन्ग डिसीजन की तरफ कंप्यूटर चलना शुरू हो जाए, तो फिर वो उसी साइड पर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ कंप्यूटर इंटेलिजेंट उतना ही है जितना कि उसको बनाया गया है, उसको जो बताया गया है। अगर उसको बताया गया है कि तुमने जो ट्रेंड आ रहा है बस उसको फ़ॉलो करना है, तो अगर नेगेटिव ट्रेंड कोई आ रहा है, तो कंप्यूटर सिस्टम विल स्टार्ट फ़ॉलोइंग दैट। मैंने आपको क्लास में कहा था कि फ्लैश क्रैश 2020 को आप लोगों ने ज़रा एक दफ़ा देख लेना है, विकिपीडिया पर भी इसको पढ़ लेना है। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर एक फ्लैश क्रैश हुआ था कि वंस कंप्यूटर डिटेक्टेड कि सेल प्राइस जो है पर्टिकुलर शेयर की जो है वो डाउन जा रही है, तो उसने जो है उसी को अ, लोगों ने जिन जब सेल प्राइस नीचे जानी शुरू की हुई, तो लोगों ने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों ने जो है वो लो प्राइस के ऊपर शेयर को खरीदना शुरू कर दिया। शेयर प्राइस और नीचे जाती गई, लोगों ने जो है उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया और विद इन 15 मिनट्स 1000 पाउंड्स पॉइंट्स जो है वो नीचे चली गई। फिर उसके बाद दोबारा जो है जब उसके अंदर से वो ग्लिच रिमूव किया गया, तो दोबारा उसको तकरीबन एक फ्यू मोर मैं बाय द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि वो जो है वापस अपनी जगह पर मार्केट वापस चली गई। लेकिन इस किस्म के होते हैं, वन्स द कंप्यूटर स्टार्ट्स गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो फिर वो एकदम से चलना शुरू हो जाता है। उसके लिए सेफगार्ड्स क्या होते हैं? कंप्यूटराइज़्ड सेफगार्ड्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन सेफगार्ड्स भी उसके लिए हो सकते हैं कि कितना किस हद तक आपने सब नंबर 1 कंप्यूटर के ऊपर रिलाई करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना है और कांस्टेंट मॉनिटरिंग उसकी होनी चाहिए। अच्छा जी, 2 आपको टर्म्स बार-बार नज़र आएँगी, बिज़नेस इंटेलिजेंस, बिज़नेस एनालिटिक्स। बिज़नेस इंटेलिजेंस क्या है और बिज़नेस एनालिटिक्स क्या है, वो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। आपके डेटाबेसेस, डेटा वेयरहाउसेस, डेटा मार्ट्स, जहाँ पर डेटा कलेक्ट हो रहा है सारा, वो आपकी बिज़नेस इंटेलिजेंस है। बिज़नेस एनालिटिकल टूल्स जो हैं, वो क्या होते हैं, जो कि उस डेटा की बेस पर जो आपने डेटा तमाम तर इकट्ठा किया था, उसकी बेस पे इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, पहले उसको एनालाइज़ करते हैं, जो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव करते हैं, उसके डिफरेंट रिलेशंस बनाते हैं, मल्टी डायमेंशनल उसको बनाते हैं। आप चैप्टर शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पर हम लोगों ने डीबीएमएस को स्टार्ट किया था, वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, ओलैप वगैरह सारा कुछ, डेटा माइनिंग भी हमने शुरू में पढ़ा है, कि जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस डेटा में से डिफरेंट पैटर्न्स निकालने, डिफरेंट ट्रेंड्स निकालने और इन्फॉर्मेशन को निकालना कितना एक डिफिकल्ट काम होता है। आई एम सॉरी मेरा गला खराब है। अक्सर रमज़ान में मेरा गला खराब हो जाया करता होता है और आपको मेरी टेढ़ी-मेढ़ी सी आवाज़ जो है वो सुनने को मिल रही है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट लास्ट लेक्चर है ये, तो काइंडली बेयर विथ मी। तो अच्छा जी, डेटा माइनिंग होती है और उसकी बेस के ऊपर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट की जाती हैं। जो आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की थी, उस इन्फॉर्मेशन को आपने सही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रेज़ेंट फिर करना है।
फिर उस बेस के ऊपर जो है वो स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं और फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पर होती है। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर देखा जाता है कि क्या जो हमारी परफ़ॉर्मेंस थी, जो प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं आप उसको परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट भी कह सकते हैं। जो प्रोडक्शन रिपोर्ट है उसकी बेस पे परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है और आप फिर जो हायर मैनेजमेंट है, वो इसको देखती है कि क्या जो हमारे गोल्स हैं हमारी जो परफ़ॉर्मेंस है उनको मीट कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा गोल्स कुछ और थे, हमने स्ट्रैटेजीज़ कुछ और बनाई थी, हमारी ऑर्गनाइज़ेशन किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है। मेबी योर ऑर्गनाइज़ेशन इज़ डूइंग गुड जनरेटिंग रेवेन्यूज़, बट इट्स नॉट कोऑर्डिनेटिंग एंड इन लाइन विद योर स्ट्रैटेजीज़ एंड योर गोल्स। तो फिर वहाँ पे आपको जो है दोबारा डिसीजन मेकिंग करनी है, फिर ये वाला जो प्रोसेस है, ये दोबारा आ जाता है। फिर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इस डायग्राम से मैंने आपको पिछली स्लाइड और ये दोनों चीज़ें जो हैं बता दी हैं कि बिज़नेस इंटेलिजेंस तमाम टूल्स हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं। एनालिटिक्स वो हैं जो कि डेटा को एनालाइज़ करके उसमें डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसके जो हैं वो बनाते हैं और उसके बेस पर जो है आगे डिसीजन मेकिंग्स होती हैं। 6 elements in the business intelligence environment, data from business environment, business intelligence infrastructure ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे की थी जो ये उसी स्लाइड को आप समझ लें कि आगे बता रहे हैं कि तमाम डेटा कलेक्ट करके उसको एक यूजेबल फॉर्म में जनरेट करके एमआईएस, डीएसएस और ईएसएस को प्रेजेंट किया जाता है और प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका इधर यूजर इंटरफेस में आ जाता है कि अगर आप उसको एक यूजर फ्रेंडली तरीके से और एक प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका डेटा जो है वो अ, मतलब ये कि आपकी प्रेजेंटेशन अगर ठीक नहीं होगी तो ईएसएस और डीएसएस को हैंडल जो कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स उनको समझने में उसको प्रॉब्लम होगी तो यूजर इंटरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेन फंक्शंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो क्या होती है? प्रोडक्शन रिपोर्ट पैरामीटराइज़ प्रोडक्शन रिपोर्ट वो है जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे जो आप रिपोर्ट्स जनरेट करें। पैरामीटराइज़्ड रिपोर्ट्स मैंने क्लास में बताया था कि आप एक पैरामीटर दे देते हैं कि आप रीजन का पैरामीटर दे सकते हैं कि रीजन ए, बी, सी, डी, ई, एफ आपके जो हैं रीजन है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ रीजन सी जो है उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए तो आपने एक पैरामीटर उसको दे दिया। ठीक है? आपने पैरामीटर दे दिया जो कि जियोग्राफिक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है कि आप एज वाइज कर सकते हैं। अगर मोबाइल यूसेज का आपने जो है डेटा निकालना है तो आप कर सकते हैं कि बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 25 कितने लोग हैं जो कि उनका मोबाइल यूसेज जो है वो क्या है? तो आपने एक पैरामीटर जो है वो एज का दे दिया। डैशबोर्ड, स्कोरबोर्ड शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बार-बार पढ़ रहे हैं। वो इंटरफेसेस जिन पर आप तमाम तर इंफॉर्मेशन को समराइज़ करके और कंसोलिडेट करके प्रेज़ेंट करते हैं। एड हॉक क्वेरी क्या होती है? ऑन डिमांड क्वेरी होती है। आप मंथली रिपोर्ट्स या बाय एनुअली रिपोर्ट्स जो है आपकी जनरेट हो रही हैं, लेकिन आपको आज का डेटा चाहिए कि आज के दिन में सेल जो है वो कितनी हुई है या अप टिल फर्स्ट मई से लेके से फॉर एग्जांपल 20th मई तक जो है या 19th मई तक जो है कितनी हमारी सेल हुई है, आपको सिर्फ इसका डेटा चाहिए, तो ये एड हॉक है। ड्रिल डाउन जब आप किसी प्रॉब्लम पर पहुंचते हैं या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप कहते हैं इसका रूट हम निकालें कि ये प्रॉब्लम जो है या ये इन्फॉर्मेशन जो है इसकी बेस क्या है, किन रिपोर्ट्स की बेस पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, कौन से डेटा की बेस पे, तो आप नीचे से ऊपर जाने की बजाय आप ऊपर से टॉप डाउन जो है ड्रिल डाउन करते हैं रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस समझते हैं आप कि आप किसी भी चीज का कॉज जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। फोरकास्ट सिनारियोज एंड मॉडल उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे जो आपको डैशबोर्ड पे प्रेजेंट की गई है, अगर वो आपको सही तरीके से प्रेजेंट की गई है और आपको फ्यूचर ट्रेंड्स जो है उसके अंदर जो है विजिबल हैं तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिछले 3 साल का डेटा जो है, सीज़नल डेटा अगर आपका प्रोडक्ट सीज़नल है, से फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन का सूट है, अगर आपने देखना है कि जी मार्च से लेकर अगस्त तक लॉन के सूटों की पिछले 3 सालों में जो है वो क्या सेल रही है, तो उसकी बेस पे आप इस साल का डेटा जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। जितनी ग्रोथ हर साल में आई है, उस ग्रोथ को आप बीच में परसेंटेज ऐड करेंगे और उसके बाद आप अपना डेटा ये सारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हो या आपकी सेल्स मैनेजमेंट हो, ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। रेवेन्यू जनरेशन हो,
डिपेंडिंग ऑन योर सेल, तो उस पर भी आप लोग जो है यही देखते हैं कि आप फोरकास्ट किस तरीके से कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सेल्स। आप देखते हैं हर साल तकरीबन से फॉर एग्जांपल अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप कहते हैं जी कि 20% इंक्रीज़ हो रही है। तो आपका अगर ओवरऑल बिटवीन 18 टू 22% आपकी हर साल इंक्रीज़ हुई है, तो आप कह सकते हैं कि मेरी इस साल भी 20% इंक्रीज़ होगी। दिस इज़ हाउ वी डू द सेल्स फोरकास्ट। लेकिन इसके अंदर जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो डिज़ास्टर्स होते हैं, उसका एलिमेंट क्योंकि मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से इट्स जस्ट अ फोरकास्ट जिसकी बेस पे आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ ये भी देखना होता है कि अ, और क्या एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम वो अगर आप अपना गोल अचीव नहीं कर सके, तो आपको देखना होता है कि वो गोल हम क्यों अचीव नहीं कर सके। या अगर रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या वजह हुई है। अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है वो एक टूरिस्ट कंट्री है और अचानक जो है वो टूरिज़्म जो है वो इस साल जो है ओपन हो जाता है व्हिच इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। लेकिन हम सिनेरियो एक क्रिएट करें कि जो है अ, पाकिस्तान एक टूरिस्ट कंट्री बन जाता है। बहुत सारे लोग गर्मियों में पाकिस्तान आते हैं, तो वो मेबी जो टूरिस्ट आए हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेंगे और उसके अंदर आपकी लॉन की भी मे मो मोस्ट प्रोबेबली लॉन के जो सूट्स हैं, जो प्रेट होता है, वो मेबी वो जो है बहुत ज़्यादा सेल आउट हो गया, जिसकी वज़ह से आपके रेवेन्यू में स्पाइक आ गई है। तो आप उसको नेक्स्ट ईयर के उसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो सडन था। हाँ, अगर टूरिज़्म एक रेगुलर इवेंट बन जाता है कि हर साल ही टूरिज़्म होगा, उसकी बेस पे फिर आप जनरेट कर सकते हैं कि इस साल इतनी स्पाइक आई थी, फिर नेक्स्ट ईयर आप एक रफ आइडिया फिर 2-3 साल के बाद आप एक फोरकास्ट बना सकते हैं। बिज़नेस इंटेलिजेंस को यूज़ कौन लोग करते हैं? सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव्स करते हैं जिन्होंने अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग करनी होती है और जो कि देख रहे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारी परफॉर्मेंस है बिज़नेस की वो हमारे गोल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि नहीं। मिडल मैनेजर और एनालिस्ट कर रहे होते हैं एड हॉक एनालिसिस के लिए, ऑपरेशनल मैनेजर है वो प्री पैकेज रिपोर्ट्स के लिए। प्री पैकेज रिपोर्ट्स क्या होती हैं? बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो डिसीजंस होती हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो रूटीन वर्क होता है, उसके लिए उसको एम्प्लॉय किया जाता है प्री पैकेज रिपोर्ट्स को। सेल्स फोरकास्ट होता है, उसके अंदर कस्टमर सैटिस्फैक्शन होती है, लॉयल्टी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। प्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि प्री पैकेज रिपोर्ट्स जो हैं बेसिकली क्या होती हैं। सेल से रिलेटेड हो सकती हैं। आप जो सेल की रिपोर्ट बना के जो आपकी सेल हुई थी और उसकी बेस पर जो आप मंथली में भी आप एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि हर साल जो है वो जून से फॉर एग्जांपल मई में सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो आप कहेंगे जी सेल मई के महीने में हमारी सेल जो है वो इतने लाख की होगी। तो ये आपने एक सेल्स फोरकास्ट किया। कॉल सेंटर में कस्टमर सैटिस्फैक्शन और कस्टमर सर्विस कॉस्ट जो है उसके हो सकता है। मार्केटिंग की आपकी जो है रिपोर्ट हो सकती है, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट की रिपोर्ट हो सकती है, सप्लाई चेन की, ये सब वो चीज़ें जो रूटीन की हैं, जो कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है जिसको देख रही है, जो आपकी एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी, कॉम्पेंसेशन इसकी रिपोर्ट जो एमआईएस जनरेट करेगा, ये भी सारी जो है प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में आ जाती हैं, प्री पैकेज रिपोर्ट्स में आ जाती हैं और ये प्री डिफाइंड होती हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जिसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं प्रीवियस डेटा को देख के फ्यूचर के डेटा का। आज हमने पीछे जो सारी इतनी लंबी बात की है बेसिकली वो इसी के ऊपर हमने बात की है कि आप जो पिछले ट्रेंड्स होते हैं उनके ऊपर टी टेस्ट डी टेस्ट जो है वो लगा के तो एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा माइनिंग टूल से आप डेटा माइन कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा आप उठाते हैं और उसको उठा के आप अपने प्रोडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं और असम्पशन्स उसकी बेस पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं कि क्योंकि पिछले 10 सालों में हर साल हमें 5% का इंक्रीज हुआ रेवेन्यू में, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, अस्यूम करते हैं कि इस साल भी हमारा जो है इतना ही 5% का ही इंक्रीज होगा रेवेन्यू। दूसरी असम्पशन ये हो सकती है कि कोविड-19 सिचुएशन आ गई तो टॉप मैनेजमेंट जो है उसने अस्यूम किया कि क्योंकि लोग जो हैं बाहर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, दुकानों पर नहीं जाएँगे, बहुत सारे लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, उनको पसंद नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग, वो डरते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से या उसके रिज़ल्ट से या क्वालिटी से या उनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता या उनको जो है फ़ोन पे होता है, एक डर होता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का डर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारी सेल्स जो हैं वो इस साल जो है से फॉर एग्ज़ाम्पल 40% नीचे जो है जाएँगी, ये एक असम्पशन है। इनकॉर्पोरेट इनटू न्यूमरस बिज़नेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस फॉर सेल, ये हमने सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। बिग डेटा एनालिसिस, बिग डेटा कौन-सा होता है? बिग डेटा वो होता है जो कि आप के पास मौजूद होता है जब आप सर्चेज़ करते हैं और सर्च की बेस पर आप बेसिकली बिग डेटा को
एक्सेस कर रहे होते हैं। बिग डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल सर्चेस का डेटा, कंप्यूटर यूसेज का डेटा, ई-कॉमर्स का डेटा, लोगों में कौन-सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सर्च करते हैं, इन सब चीज़ों को ये हम बिग डेटा को बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 1 2 में मेरा ख़्याल है, हम लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है, दोबारा मैं नहीं बता रही यहाँ पर, वी नो दैट। उसके बाद फिर क्या होता है जी, बिग डेटा की बेस के ऊपर पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंसेस लोगों के लिए जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। किस तरीके से? हमने पिछले चैप्टर में ई-कॉमर्स के चैप्टर में बात की थी कि कंज़्यूमर जो भी अपने वेबसाइट सर्च करता है और जिस सर्च इंजन के ज़रिए सर्च करता है, वो तमाम डेटा जो है वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है अलोंग विद योर कस्टमर विद योर यूज़र आईडी। एवरी टाइम यू यूज़ द इंटरनेट, आपके यूज़र आईडी के अगेंस्ट वो डेटा जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आपकी जो-जो प्रेफ़रेंसेस हैं, आप जो-जो चीज़ें जो हैं इंटरनेट पर ज़्यादा व्यू करते हैं, अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने का शौक है, अगर आपको शॉपिंग करने का शौक है, आप शॉपिंग करते हैं तो आपको किन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको शौक है, मोबाइल फ़ोन्स की एक्सेसरीज़ में आपको जो है इंटरेस्ट है, कपड़ों में इंटरेस्ट है, जूतों में इंटरेस्ट है, ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसका डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक हम जो है वो पर्सनलाइज़्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है। बिज़नेस इंटेलिजेंस की एडिशनल एप्लीकेशंस जो है वो क्या है? अच्छा, विजुअल डेटा मैंने पहले भी बात की है कि यूज़र इंटरफ़ेस का जो है प्रेज़ेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। एमएस-डॉस की मैंने क्लास में जो एग्ज़ाम्पल दी थी कि जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ है एमएस-डॉस या जो एक्quainted है एमएस-डॉस से, वो ये जानते होंगे कि बहुत ही बोरिंग किस्म का यूज़र इंटरफ़ेस था। आप उसमें ईमेल भी कर सकते थे, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते थे, आप सब कुछ एक्चुअली उसमें कर सकते थे, लेकिन वो बोरिंग सा, भद्दा सा काले रंग का स्क्रीन, इतना बड़ा सारा डब्बा जो है वो कंप्यूटर का पड़ा होता था और उसके ऊपर जो है वो आप एक अंधेरे में जो है वो टाइप टिक 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 कर रहे होते थे कि जी ये हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। उसके मुकाबले में जो कलरफुल आपके पास डेस्कटॉप आ गए, लैपटॉप्स आ गए, टैब्स आ गए, आप देखें उसका यूजर इंटरफेस कितना इंटरेस्टिंग है कि बच्चे भी उसको जो है, वो तो एमएस डॉस का जो डब्बा था उसको तो देख के डर लगता था कि इसके अंदर गिर के कहीं यूनिवर्स में गायब ही ना हो जाए, इतना काला और वो मतलब बोरिंग किस्म की एक वो एप्लीकेशन थी। तो ये जो है जो ग्राफिक इंटरफेस के साथ जो कंप्यूटर हैं वो आप देखें कितना है, हम यहाँ पर इस वक़्त जो है स्क्रीन शेयर करके बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप वहाँ बैठ के सुनते हैं। मीडिया करते हैं, वो जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्लास में एनोटेशंस भी कर कर रहे होते हैं। ये सारा ग्राफिक इंटरफेस है और ये एक रिच एक्सपीरियंस जो है वो यूजर को देता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? टाइज लोकेशन रिलेटेड डेटा टू मैप्स। आपने अ, अपनी लोकेशन पर जो-जो सर्चेस की हैं, उसको अगर मैप के साथ टैग कर दिया जाए, तो और वो उस तरीके से जो है आपका यूज़र जो आईडी है, उसके साथ जो है आपकी जियोग्राफिक लोकेशन जो है वो टैग हो जाती है, तो वो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा। फिर आ जाते हैं जी हम ऑपरेशनल मिडल मैनेजमेंट क्या करती है? एमआईएस और टीपीएस जो यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने रूटीन रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करनी होती हैं। सुपर यूज़र्स कौन होते हैं? जो कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा जो है उसको निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका शौक होता है सुपर यूज़र्स का कि वो डिफरेंट हर मंथ की अलग रिपोर्ट निकाल के उसको एनालाइज़ करें और उसके अंदर से डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हैं वो निकालें। जब वो एनालिसिस करते हैं और रिलेशनशिप निकालते हैं और डिफरेंट ट्रेंड्स को देखते हैं, तो डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये बेसिकली डीएसएस का काम होता है कि वो ये सारे काम करते हैं और उसके लिए स्पेशलिस्ट टूल्स होते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है और उनकी बेस पर क्या करते हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। हमने याद रखिएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग मिडल मैनेजमेंट का काम है। डीएसएस के बेस पर सॉरी डीएसएस के थ्रू या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिडल मैनेजमेंट जो है एमआईएस जो है वो हैंडल कर रहा है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन टू सम एक्सटेंट एमआईएस भी कर सकता है अगर उसको अथॉरिटी दे दी जाए तो। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या होता है? व्हाट इफ एनालिसिस कर रहा होता है। व्हाट इफ एनालिसिस आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि व्हाट इफ हम सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी हम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं तो उसका क्या होगा? सेल्स पे इफेक्ट होगा। अगर आपका एफएमसीजी है, अगर आपका एसेंशियल आइटम है
तो सेल्स के ऊपर में भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन एसेंशियल आइटम है और आप प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो लोग फ़ॉरेन सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएँगे। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस हो गया। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है कि आप प्राइस और डिमांड इन दोनों की आपस में सेंसिटिविटी देख सकते हैं। ये मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये भी हो सकता है कि अगर आप एक उसका नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो प्रीवियस वैरायटी की सेल में जो है वो कितनी कमी जाएगी? हाउ सेंसिटिव इज़ द प्रीवियस वैरायटी इफ वी इंट्रोड्यूस द एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, सॉरी मैं खाँसी में। तो ये सेंसिटिविटी बैकवर्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस आपके पास सिनेरियो आ जाता है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन क्रिएट हुई है बेसिकली, ये किस बेस पर क्रिएट हुई है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, ये किस-किस चीज़ पे सेंसिटिव हो सकते हैं। अगर सेल्स जो है वो ड्रॉप हुई हैं, तो आप देखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की सेल जो है और किन-किन एस्पेक्ट्स के साथ सेंसिटिव है। तो ये बैकवर्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस हमने किया था, ओलैप होता है, बहुत अच्छे तरीके से किया था। हाँ, तो पिवट टेबल्स। एक्सेल शीट के अंदर पिवट टेबल्स जो हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। क्या होता है, वो आपको मल्टी डायमेंशनल और डिफरेंट रिलेशनल टेबल्स और डायग्राम्स जो हैं, और क्या कहते हैं उसको, ग्राफ्स जो हैं, और पाई चार्ट्स और ग्राफ चार्ट्स जो हैं वो आपको जनरेट करके तो देता है। एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग करती है, और किस बेस पे करती है? जो डैशबोर्ड पे और स्कोर कार्ड्स पे जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, उसकी बेस पर जो है वो डिसीजन लेते हैं। और आउटकम को किस चीज़ पे मेजर किया जाता है? 4 डिफरेंट होते हैं जी, डायमेंशंस, फाइनेंशियल डायमेंशन, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर लर्निंग एंड ग्रोथ। इनकी बेस पर ये यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो फर्म स्ट्रेटजीज़ और जो ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करती है, स्ट्रेटजीज़ सेट करती है, वो किन बेस पे करती है? जो फाइनेंस से जो डेटा उसके पास आ रहा है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है केपीआईज़ का, ये होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना देना है। कि अगर मेरी जो है सेल, यहाँ पर अब आप आ जाते हैं कि अगर मेरे कस्टमर सैटिस्फैक्शन, अगर मेरा कस्टमर लॉयल है, तो इट्स अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि मैं आई एम अचीविंग माय ऑब्जेक्टिव्स, मेरी बिजनेस स्ट्रेटजीज ठीक है, एंड आई एम अचीविंग माय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेरा कस्टमर लॉयल है, रिटेंशन है, कस्टमर सेटिस्फाइड है। अगर क्वालिटी परफॉर्मेंस, डिलीवरी परफॉर्मेंस, ये आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अगर आप इन सब पे परफॉर्मिंग, इफ यू आर परफॉर्मिंग हाई ऑन ईच ऑफ दीज या मोस्ट ऑफ दीज, तो इसका मतलब है कि आप, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फिर आ जाता है आगे हम चलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉरी, डिसीजन सपोर्ट फॉर सीनियर मैनेजमेंट। क्या करता है वो कि बिजनेस बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रांसलेट फर्म स्ट्रेटजीज, डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। ये मैं आपको इसकी एक डॉक्यूमेंट दे दूंगी जिसके अंदर बिजनेस स्ट्रेटजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज जो है वो मौजूद है। उनको आप जरूर देख लीजिएगा। और अपने, अगर कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपने उनको मतलब ये कि आपसे कहा जाता है कि किस किस्म की स्ट्रेटजीज अव्वल, मतलब मैं आपको एक केस सिनारियो दे रही हूँ कि किस किस्म की स्ट्रेटजीज जो हैं वो अप्लाई होंगी, तो फिर आप वहां पर देख सकते हैं कि बिजनेस लेवल और ऑपरेशन, बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज क्या है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हम जो है वो इन व्यू रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को सेट करते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं। डेटा फॉर ईएसएस अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। इंटरनल डेटा फ्रॉम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशन से जितना भी डेटा आ रहा है उसको उनको उसका एनालिसिस जो है वो ईएसएस को प्रेजेंट किया जाता है। एनालाइज करना ईएसएस का काम नहीं है। एनालाइज करना किसका काम है? डीएसएस का काम है। उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी है, और उसकी बेस के ऊपर स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है और ऑब्जेक्टिव सेट करने, ये काम होता है ईएसएस का। और उनके पास ड्रिल डाउन कैपेबिलिटीज होती हैं। क्या करते हैं? इनको डैशबोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर वो दे आर नॉट हैप्पी विद इन्फॉर्मेशन, या अगर किसी नई किस्म की इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, तो देन दे कैन बैक ट्रैक कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही है। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ पर आपके पास कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक सिचुएशन आ जाती है, तो आप तमाम तर अपने डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। उन सब की रिपोर्ट्स को आप इकट्ठा करते हैं, उन सबको आप जो है
क्या कहते हैं कि स्पेशलाइज़्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, पर हर कोई अपने-अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक बात करता है। क्लास में हमने बात की थी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो ये कहेगा कि जी मुझे रेवेन्यू से गर्ज़ है, मुझे रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज़ चाहिए। अच्छा, रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ होने के लिए क्या होता है कि जी सेल्स जो है आपकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सेल डिपार्टमेंट वाला कहेगा कि जी मेरी सेल्स उस वक़्त इंक्रीज़ होंगी जब आप मार्केटिंग अपनी कैंपेन जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहेगा कि जी मुझे बजट रिलीज़ करें, मुझे इस महीने बजट नहीं सही मिला था या इस साल में बजट नहीं सही मिला था जिसकी वज़ह से मार्केटिंग कैंपेन बहुत मुतासिर हुई है और हमारी सेल्स डाउन हुई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला कहेगा मेरे रेवेन्यूज़ जो हैं वो नीचे चले जाएँगे, मैंने तो बैलेंस शीट बनाकर देनी है। मैंने कहा आपको पहले भी बताया था कि द एम ऑफ एवरी ऑर्गनाइज़ेशन एट द एंड ऑफ द डे इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। वो कहेगा जी मेरा तो प्रॉफिट नीचे चला जाएगा अगर मैं अपने बजट में से आपको निकाल कर देती हूँ। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक क्रिएट हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें तमाम तर लोग मैक्सिमाइज़ अपनी एफर्ट्स को कर देते हैं, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को कर देते हैं एंड देन दे कम अप विद अ प्रोडक्टिव रिज़ल्ट, प्रोडक्टिव सॉल्यूशन कि हमने किस तरीके से इसको करना है। तमाम यहाँ पर आपको जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स और डिस्प्ले स्क्रीन्स बताए मैं इसका मतलब ये है कि तमाम तर जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी-अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, उनको प्रेज़ेंट करेंगे एक-दूसरे को। प्रेज़ेंट करेंगे और फिर उसके बाद कट डाउन कहाँ पर करना है बजट को, कहाँ पर जो है वो रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं, कहाँ पे मार्केटिंग का बजट इंक्रीज़ हो सकता है, कहाँ पर सेल्स ने सही परफ़ॉर्मेंस नहीं दी, किस एरिया में सेल्स कम थी, फिर आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। वन्स ऑल डेटा इज़ प्रेज़ेंटेड इन अ प्रेज़ेंटेबल वे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर डिसीज़न मेकिंग हो सकती है। तो ये बेसिकली आप लोगों का टॉपिक है एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग का। अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट टॉपिक था ये हमारे कोर्स का इस दफ़ा और इस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो भी आप लोगों के इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों ने मुझे बता देना है अपने क्वेश्चंस को, फिर इंशाल्लाह हम उनको आंसर करेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।